प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाभ्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेन जीर्णनेतिष्ठम् देवीन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कई जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ूं। गाथा का अर्थ देखना है आज। गाथा नंबर है 46 नंबर की गाथा है। इसका खाली शब्दार्थ देख के फिर अपनी 35वीं गाथा की चर्चा करेंगे अपन। श्लोक आप बोलिएगा पीछे। भैरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारण प्रणासठम् नाणिसजं जीर्णोत्तम तं परमं सम्मचारितम् देखिए अर्थ। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो। बहिर यानी बाय और अभ्यंतर। बहिर बाय, अभ्यंतर यानी आंतरिक। बाय और अभ्यंतर क्रिया का रोहो यानी निरोध। ये भी शब्दार्थ बता रही हूँ, फिर अर्थ कहाँ से जुड़ेगा देखेंगे। भव कारणपणासठम। भव यानी संसार, उसके जो कारण है, संसार के कारणों का अणासठम नाश करने के लिए। प्रणासठम प्रकृष्ट रूप से नाश करने के लिए। भव कारण पणासठम यानी विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से उनका नाश करने के लिए। नाणिस यानी के, जम यानी जो, जिणोत्तम यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। जिनोक्तम जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। तम यानी उसे या वह। परमम यानी उत्कृष्ट। सम्मचारितम सम्यक चारित्र है। ये शब्दों के अर्थ है। अर्थ कहाँ से बनेगा। भव कारणपणासठम संसार के कारणों का प्रकृष्ट रूप से नाश करने के लिए, यानी जो संसार के कारण है उनका संपूर्णतः नाश करने के लिए। नाणिस ज्ञानियों के, जम यानी जो, बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का जो निरोध होता है। संसार के कारणों का संपूर्णतः नाश करने के लिए ज्ञानी के जो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का जो निरोध होता है, जो क्रियाओं का रोकना है। तम यानी उसे या वह। परमम तम
जिणोत्तम परमम सम्मत चारित्रम, वह जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ उत्कृष्ट सम्यक चारित्र है, परम सम्यक चारित्र है। अर्थ देखिए, संसार के कारणों का नाश करने के लिए ज्ञानी को जो बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का निरोध है, श्री जिनेन्द्र द्वारा कथित वह परम सम्यक चारित्र है। ठीक है, कोई शब्द में दिक्कत? सरल है। फिर से एक बार और देख लीजिए। भव कारणपणासठम, संसार के कारणों का पूर्णतः नाश करने के लिए नाणस्य ज्ञानी के जम यानी जो, बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो, बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का जो निरोध है वह, तम यानी वह, जिनोत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ परमम सम्य चारित्रम, परम यानी उत्कृष्ट सम्यक चारित्र है। एक बार गाथा बोलते हैं फिर से। देखा, अभी आप बोलिएगा। बहिरभ्यंतर क्रिया, बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणासठम, रोहो भव कारणपणासठम, नाणिसजं जिणोत्तम, नाणिसं जिणोत्तम, नाणिसजं जिणोत्तम, नाणिसं जिणोत्तम, नाणिसम नहीं है, नाणिसजं जिणोत्तम, नाणिसं जिणोत्तम, तम परमं सम्मचारित्रम, तं परमं सम्मचारित्रम। ठीक है। अब अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। गाथा सुनाना है आप लोगों को किसी को? अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करेंगे। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय, चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संवर के विशेष जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है और अनुप्रेक्षाओं के अंतर्गत भी लोकानुप्रेक्षा, लोक भावना की चर्चा, और उसमें 3 लोक की रचना का वर्णन, उसमें अपनी मध्य लोक का वर्णन पूर्ण हुआ। अब यहाँ चालू करना है अधोलोक का, नारकियों की दुखों की चर्चा। देखिए, यहाँ जो दुखों का वर्णन किया है, ये किसके दुखों का वर्णन किया है? नरक के दुखों का नहीं, नारकियों के दुखों का वर्णन। वो जो नरक में दुख नहीं है, पर वो जो जीव वहां नारकी कहलाते हैं, वो जीव वो दुख भोगते हैं। किसी जगह पर दुख नहीं है, किसी गति में दुख नहीं है, किसी क्षेत्र में, किसी काल में दुख नहीं है, पर वो जीव उन भावों से युक्त होता है। इसलिए नरक गति औदिक भाव, औदिक भावों के अंतर्गत लिया है ना 4 गति, तो ये औदिक भाव है। और ऐसे भावों से युक्त जो जीव है, वो जीव दुखी होते हैं। वास्तव में जीव अपने मोहरागदेश परिणामों के कारण ही दुखी होते हैं। तो यहाँ नारकियों के दुखों का कथन किया, ऐसा नहीं लिखा नरक के दुखों का वर्णन करते हैं। यहाँ जो लाइन भी दी है, अब नारकियों के दुख का कथन करते हैं। तो अब नरक के दुख अपन ने अच्छे खासे डिटेल में देख लिए थे, और दुख की स्थिति ज्यादा पसंद नहीं आती है, इसलिए। और जो नरक के नाम बताए, वहां के बिलों के नाम बताए, वहां की जो परिस्थितियां बताई, सब भयानक भयानक, अशुभ अशुभ। तो तत्वार्थ सूत्र में ऐसा कहा, मतलब टीकाकार आचार्य ने, कि अशुभ अशुभ सुन के शिष्य घबरा गया। तो शिष्य ने कहा कि कुछ शुभ भी है कि नहीं, कोई अच्छी भी चीजें हैं कि नहीं, उसके बारे में बताओ। तो वो सूत्र दिया, जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा, कि ये मध्य लोक में शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं, अधोलोक में सारे अशुभ ही अशुभ ऐसे नाम है। वहां बिलों के रौरव,
और इस तरह के नाम सुन के ही डर लगे ऐसे। और अब मध्यलोक में कैसे हैं? शुभ नामानु, शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र मध्यलोक में है। तो यहाँ मध्यलोक का वर्णन करते हैं। देखिए ऐसे तो अपना थोड़ा थोड़ा सबका पढ़ा हुआ है ही, तो अपन यहीं से पढ़ते हैं। पेज नंबर 137, 137 की लास्ट लाइन है बृहद द्रव्य संग्रह में। देखिए ये 137 की लास्ट लाइन है। इसके पश्चात मध्यलोक का वर्णन करते हैं। मध्यलोक कैसा है? मध्यलोक की का टोटल एरिया कितना है? हमने क्षेत्रफल निकाला था, क्षेत्रफल देखा था हमने। 3 लोक का क्षेत्रफल नहीं, घनफल कहेंगे। 3 लोक का घनफल कितना नीलम भाभी? राजू कितना? 343 343 घन राजू, राजू नहीं अकेला, घन राजू। ये पूरे 3 लोक का था। उसमें से अधोलोक का था 196 घन राजू। अधोलोक का एरिया अपन ने देखा था। नीचे चौड़ाई 7 राजू थी, ऊपर 1 राजू थी, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया था। और गहराई 7 राजू ही है और ऊंचाई 7 राजू है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे करके 196 घन राजू अधोलोक का क्षेत्रफल आता है, घनफल। अभी मध्यलोक का कितना है? मध्यलोक का एरिया कितना है कि वो ऊंचाई तो है इतनी सी, कितनी है मध्यलोक की ऊंचाई कि सुमेरु पर्वत के जितनी, 1 लाख योजन। तो उसको तो अभी न के बराबर गिनते हैं। तो मध्यलोक का क्षेत्रफल देखा जाता है तो 1 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा। जितनी त्रस नाली है, त्रस नाली का जो एरिया है 1 राजू बाय 1 राजू वाला, वो 1 राजू लंबा और चौड़ा, वही मध्यलोक का एरिया निकल के आता है। देखिए ये अपना जो चित्र है, ये इसमें ये जो त्रस नाली है, ये त्रस नाली में ये यहाँ पर ये इतना, ये जो लाइन दिख रही है और ये जो लाइन दिख रही है, बस ये 1 राजू की चौड़ाई, 1 राजू की लंबाई, बस इतना। और ऊंचाई सुमेरु जितनी है तो उसको वो ना के बराबर है राजू के आगे, तो उसको अभी अपन छोड़ें। तो 1 राजू बाय 1 राजू का ये मध्यलोक है। 1 राजू स्क्वायर कहें, ये उसका क्षेत्रफल है। अब इस 1 राजू बाय 1 राजू के मध्यलोक में क्या क्या है, क्या क्या रचनाएं हैं? ये मध्यलोक, इसको तिर्यक लोक भी कहते हैं। अधोलोक में जो रचनाएं हैं यानी जो नरक पृथ्वियां हैं, वो एक के नीचे एक हैं। पहली के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, तीसरी के नीचे चौथी। ऊर्ध्वलोक में जो स्वर्गाधिक हैं, विमान हैं, वो एक के ऊपर एक हैं, वो ऊर्ध्वलोक में। मध्यलोक में कैसी रचना है कि मध्यलोक में सब कुछ ऐसा तिरछा फैला हुआ है और वो एक को घेरे हुए दूसरा इस तरह से है। तो इसको तिर्यक लोक भी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से ना तो नीचे नीचे है द्वीप समुद्र, ना एक के ऊपर एक है, लेकिन ये इसी तरह से तिरछे ही, एक को घेरे हुए दूसरा, इस तरह से फैले हुए हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र इस मध्यलोक में हैं और वो सभी द्वीप समुद्र गोल आकार वाले हैं। अभी पढ़ते हैं अपन यहाँ से। अब गोल आकार वाले जम्बू द्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप, शुभ नाम वाले द्वीप और लवण आदि शुभ नाम वाले समुद्र दुगने दुगने विस्तार से पहले पहले के द्वीप को समुद्र और समुद्र को द्वीप, इस क्रम से घेरे हुए और स्वयंभू रमण समुद्र तक तिर्यक विस्तार में फैले हुए हैं। अतः उसे तिर्यक लोक कहते हैं और मध्य लोक भी कहते हैं। प्रश्न यदि पूछा जाए मध्यलोक को मध्यलोक क्यों कहते हैं,
मध्य लोक को मध्य लोक क्यों कहते हैं? बोली मीना चाची। क्योंकि ये तिरछा बता फैला हुआ है इसलिए। गलत जवाब। तिरछे में हाँ? प्रश्न ये था कि मध्य लोक को मध्य लोक क्यों कहते हैं, और आप कह रहे हैं तिरछा फैला हुआ है। तिरछा फैला हुआ है इसलिए थोड़ी ना मध्य है। मध्य लोक को मध्य लोक क्यों कहते हैं? बोलिए सुनीता आंटी। ये बीच में है एकदम, किसके बीच में है? मतलब अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के बीच। हाँ, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के बीच में। मध्य का मतलब बीच में, तो ये बीच का है इसलिए इसका नाम मध्य लोक है। ऊर्ध्वलोक और मध्य लोक के बीच में है इसलिए मध्य लोक है। अब तिर्यक लोक क्यों कहते हैं? इसको तिर्यक लोक क्यों कहते हैं? बोले रेखा जी बढ़ जाते हैं। वो तिरछा फैला हुआ है, एक को दूसरा घेरा हुआ है इस तरह। हाँ, ये तिरछे में फैला हुआ है, नीचे नीचे नहीं है, ऊपर ऊपर नहीं है, तिरछा फैला हुआ है इसलिए इसको तिर्यक लोक कहते हैं। ये बात यहाँ पर कही है कि ये तिर्यक विस्तार में फैले हुए हैं, अतः उसे तिर्यक लोक कहते हैं, और मध्य लोक भी कहते हैं क्योंकि ये बीच में है। अब इसमें जो द्वीप और समुद्र हैं, वो शुभ नाम वाले द्वीप और शुभ नाम वाले समुद्र दुगने दुगने विस्तार से, किस तरह से यहाँ रचना है मध्य लोक में, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ये बीच में एक द्वीप है सबसे पहले, और फिर उसके दुगने विस्तार वाला समुद्र है, फिर उसके दुगने विस्तार वाला द्वीप है, फिर उसके दुगने विस्तार वाला समुद्र है। इस तरह से एक दूसरे को घेरे हुए द्वीप और समुद्र, द्वीप और समुद्र, ये द्वीप को घेरे हुए समुद्र, ये द्वीप को घेरे हुए समुद्र, फिर इस समुद्र को घेरे हुए द्वीप, फिर द्वीप को घेरे हुए समुद्र, फिर समुद्र को घेरे हुए द्वीप। बस ऐसा एक दूसरे को घेर घेर के ये पूरे मध्य लोक में कितने हैं ये द्वीप और समुद्र? कितने हैं? असंख्यात। कितने असंख्यात हैं उसकी संख्या यहाँ दी है। कितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात की भी संख्या, यद्यपि असंख्यात हैं लेकिन वो असंख्यात, ये असंख्यात होता है जो पल्ले होते हैं, पल्ले, पल्ले सागर, ये हमने थोड़ा बहुत समझा है। पल्ले किसे कहते हैं? पल्ले क्या होता है? सुलोचना भाभी, पल्ले क्या होता है? आता है आपको? मना मत करिए। हाँ आता है, लेकिन अभी बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। पल्ले का अर्थ क्या होता है? रेखा भाभी, पल्ले मतलब? एक कोड़ा कोड़ी सागर। पल्ले का मतलब होता है खड्डा, गड्ढा। पल्ले माने, अब याद आया पल्ले क्या होता है? निशा आंटी, एक खड्डा खोदा, कितना खोदा अभी ये याद नहीं, उसमें वो मेढ़े के बाल भरते हैं, फिर उसके ऊपर से आज जन्मे हुए मेढ़े के बाल, मेढ़े के जो बाल होते हैं उससे उसको मैंने तो भरते सोचा हैं। ये सब याद है आप लोगों को, मैंने इसलिए पढ़ाया ही नहीं। फिर बोली उसमें से मनोरमा आंटी। सूर्यवंशी की सेना निकल जाए। 100 योजन एक गहरा गड्ढा खोदते हैं, जिसको मेंढे के छोटे छोटे टुकड़े, जिसके और टुकड़ा नहीं हो सके, उन टुकड़ों से भरते हैं पूरा। फिर 100 साल में एक एक बाल निकालते हैं, फिर जब वो बाल खत्म हो जाते हैं उसको एक पल्ली कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। लेकिन 100 योजन नहीं, 1 योजन। 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा, ये अपने इसमें दिया। ये तीसरा अध्याय है ना तत्वार्थ मणि प्रदीप में, तीसरा नहीं, हाँ तीसरे में ही, जब ये नरक वाली आयु है ना, नारकियों की आयु, छठे सूत्र में, पेज नंबर 145 पे, तत्वार्थ मणि प्रदीप में 2000 कोस यानी 1 योजन, बड़ा वाला योजन, 1 योजन गहरा चौड़ा, गहरा भी चौड़ा भी, ऐसा गोलाकार गड्ढा बनाया, और उसको उत्तम भोग भूमि के 7 दिन के मेढ़े के बालों से, यानी आज जन्मा है अथवा कल जन्मा था, परसों जन्मा था, ऐसे 7 दिन ज्यादा से ज्यादा, तो उत्तम भोग भूमि के 7 दिन के मेंढे के, 1 से 7 दिन तक के जन्मे मेंढे के बालों से। और कैसे बालों से भरना है? इतने छोटे बाल कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, दूसरा पीस नहीं हो सके, उसको
कट 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 करते जाएं, अब उसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। इतने छोटे बूंद बराबर बालों के टुकड़ों से उस 1 योजन 2000 कोस, उस 1 योजन लंबे चौड़े गहरे खड्डे को उससे ऐसा ठसाठस भरना है कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना भी चल जाए तो कोई दबे नहीं। इतना ठसाठस उसको भरना है। कितने बाल आ जाएंगे उसमें? और उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बालों से भरना है, अपने बालों से नहीं। हमारे बाल में और उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के, वो भी 7 दिन का जन्मा, उसमें क्या फर्क है? बाल तो बाल है, उसमें क्या फर्क है कि हमारा बाल बहुत मोटा है, उसका बाल बहुत पतला होता है। कितना पतला होता है? हमारा बाल उसके बाल से 512 गुना मोटा, यानी हमारे बाल के 512 हिस्से करो तब वो उत्तम भोग भूमि के 7 दिन के मेढ़े का बाल बनेगा। ऐसे लंबाई में 512 टुकड़े नहीं, थिकनेस, मोटाई में उसके 512 फाड़ो उसको मोटाई में, तब जाके वो उत्तम भोग भूमि के मेढ़े का बाल निकल के आएगा। फिर उसके इतने छोटा टुकड़ा करना, तो कितने सारे बाल के टुकड़े भरेंगे? अब हर 100 साल बाद एक टुकड़ा को निकालना है। तो जब वो गड्ढा खाली हो जाता है, उतना टाइम पीरियड, ये टाइम की गणना है, समय की कैलकुलेशन है, उतना टाइम कहलाता है एक व्यवहार पल्य। क्या कहलाता है? व्यवहार पल्य। ये हुआ है अभी। पल्ले का शब्द अर्थ होता है खड्डा। एक खड्डा बना के हम नाप तोल कर रहे हैं ना, मतलब उससे हम समझ रहे हैं, इसलिए इस जो ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन का नाम भी पल्ले रखा। सागर क्या है? सागर भी वही है, वो कैलकुलेशन उस तरह से की ना, सागर कितना अथाह होता है जिसका आर और छोड़ नहीं होता है, इसलिए उस कैलकुलेशन का नाम सागर दिया है। तो ये पल्ले भी उस खड्डे के आधार पे उसका नाम दिया है। ये हुआ व्यवहार पल्ले। अब ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्यों का एक होता है उद्धार पल्य। नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी नहीं, असंख्यात, एक मिनट, दस कोड़ा कोड़ी का ही होता है, इसमें लिखा नहीं है। व्यवहार पल्ले से 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्यों का होता है एक उद्धार पल्ले। दस कड़वा कड़ी अद्धा पल्ले कैसे लिखा हुआ है? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है, वो सागर है। हाँ, ये शायद मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। असंख्यात गुणे गुना ही आएगा इसमें। असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य है। हाँ। ये चलो, इसको अभी पेंडिंग रखो, मैं और अभी कंफर्म देख के बता दूंगी आपको। यानी इसमें ऐसा है कि ये जो मैम आपने लिखवाया था कि 10 कोड़ा कोड़ी का व्यवहार पल्ले इक्वल टू एक व्यवहार पल्ले। 10 कोड़ा कोड़ी का पल्ले इक्वल टू व्यवहार पल्ले। हाँ, और फिर 10 कोड़ा कोड़ी इंटू उद्धार पल्ले इक्वल टू 1 उद्धार सागर। फिर 10 कोड़ा कोड़ी इंटू कोड़ा कोड़ी से सागर की आएगी, कोड़ा कोड़ी से सागर की आएगी। हाँ। अभी मैं पल्ले बता रही हूँ। उसमें पल्ले में क्या है? ये तो हुआ एक व्यवहार पल्ले, और इस व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना बढ़ा, इसको ऐसे ही बोलते हैं, उसमें कोड़ा कोड़ी नहीं आएगा। इस व्यवहार पल्ले, अभी ये जो टुकड़े किए ना अपन ने, इन टुकड़ों के एक एक टुकड़े के फिर से और असंख्यात टुकड़े करो, एक एक टुकड़े के ही। अब वो करने होंगे तो नहीं कल्पना में, और फिर उनको वापस निकालो, तो असंख्यात टुकड़े कर दिए ना, बढ़ गए टुकड़े। अब उनको निकालने में कितना समय ज्यादा लगेगा? असंख्यात गुना ज्यादा। तो व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना अधिक काल होता है उद्धार पल्ले का। और फिर उसके वापस से असंख्यात टुकड़े करो, अभी जो असंख्यात किए थे उनके फिर से, तो उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना ज्यादा टाइम होता है अद्धा पल्ले का।
ऐसे। तो ये व्यवहार पल्ले, ये 3 नाम है। व्यवहार पल्ले ये सबसे छोटा है, समझ लीजिए, ये नापने के लिए ही है। फिर दूसरा उद्धार पल्ले और तीसरा है अद्धा पल्ले। व्यवहार पल्ले वो सबसे पहला जो खड्डा बनाया था और खाली किया था, वो व्यवहार पल्ले। उससे असंख्यात गुना बड़ा। अब हो गया क्लियर, वो 10 कोड़ा कोड़ी तो सागर में आएगा। व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना अधिक टाइम होता है एक उद्धार पल्ले में, और उद्धार पल्ले से भी असंख्यात गुना टाइम ज्यादा होता है अद्धा पल्ले में। अद्धा पल्ले वो सबसे बड़ा होता है। ये हो गया पल्ले। अब जैसा पल्ले है उसी के आधार पे सागर होता है, यानी 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लों का एक व्यवहार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का एक उद्धार सागर, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक अद्धा सागर। फिर से बोलती हूँ, 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्ले का, व्यवहार पल्ले इज इक्वल्स टू एक व्यवहार सागर। 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले इज इक्वल्स टू एक उद्धार सागर, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले इज इक्वल्स टू एक अद्धा सागर। अब हमने तो जैसे अभी नारकियों की आयु पढ़ी, 1 सागर 3 सागर, तो हम तो सागर शब्द सुनते हैं ना, तो अद्धा सागर होता है ना उद्धार सागर होता है। कौन सा सागर समझे? तो 99% जहां सागर शब्द, सिंगल सागर शब्द लिखा हुआ आ रहा है, उसका मतलब अद्धा सागर होता है। जहां पर केवल पल्ले शब्द लिखा हुआ आ रहा है, उसका अर्थ अद्धा पल्ले होता है, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, सबसे लास्ट वाला जो है ना। तो जहां आयु कही 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले, तो कौन सा वाला पल्ले है? अद्धा पल्ले। जहां पर आयु कही सागर, 22 सागर की आयु है, 33 सागर की आयु है, तो कितना सागर लेना है? वो बड़ा वाला, अद्धा सागर। इसलिए वहां सिंगल सागर लगाया जाता है। अब जहां पर कहीं उद्धार पल्ले या उद्धार सागर यूज में लेना है, तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा उद्धार पल्ले या उद्धार सागर, तो वो शब्द अभी आएगा। इसलिए मैंने इतनी सारी आपको बात बताई, वो उद्धार शब्द भी आने वाला है। तो व्यवहार पल्ले तो वास्तव में ऐसे कहीं काम नहीं आता है। व्यवहार पल्ले और व्यवहार सागर, ये उद्धार पल्ले और उद्धार सागर को नापने के लिए, क्योंकि उनसे असंख्यात गुना बड़ा है ना वो, तो उसको नापने के लिए ये काम आता है व्यवहार वाला। तो और फिर उद्धार पल्ले से द्वीप समुद्रों की संख्या, द्वीप समुद्रों की जो संख्या है असंख्यात, वो कितनी असंख्यात है, ये उद्धार पल्लों में है। पल्ले, पल्ले इज इक्वल्स टू असंख्यात। पल्ले में कितने वर्ष होते हैं, कितना समय होता है? समय मतलब समय तो खैर असंख्यात है ही, यानी वर्ष कितने होते हैं एक पल्ले में? तो असंख्यात वर्ष होते हैं। यानी पल्ले शब्द जब भी आएगा तो पल्ले का मतलब है असंख्यात में चली गई संख्या। जैसे अपनी कर्म भूमि की आयु कितनी है? 1 कोटि पूर्व, तो 1 कोटि पूर्व तक है संख्यात वर्ष, वो संख्यात है। और 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय से भूमि की आयु चालू हो जाती है ना। तो वो अभी तो संख्यात में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वो पल्ले में आ जाएगी तो पल्ले वो असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। जब वो आयु बढ़ती बढ़ती पल्ले पे पहुंच जाएगी तो पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो मध्य लोक है, इस मध्य लोक में कितने द्वीप समुद्र हैं, हमको संख्या बताओ। तो कह दिया असंख्यात। तो असंख्यात मतलब कितने असंख्यात? तो यहाँ देखिए बता रहे हैं, उसे तिर्यक लोक कहते हैं और मध्य लोक भी कहते हैं। वह इस प्रकार उन 3.5 उद्धार सागरोपम लोम, यानी बाल, रोम होना चाहिए वैसे तो, लोम शब्द लोमच्छेद ही लिखा ऊपर भी, लोम कहते होंगे संस्कृत में रोम को। लोम यानी बाल के टुकड़ों जितने असंख्यात द्वीप और समुद्रों के मध्य में जम्बू द्वीप है। अभी यहाँ ये एक
थोड़ी सी शंका है, ये अभी मेरा समाधान नहीं हुआ, मैंने पूछा भी था। जो और शास्त्रों में अपने को मिलती है संख्या, वो है 2.5 उद्धार सागर, और यहाँ लिखा है 3.5 उद्धार सागर। तो अभी तक तो जो तिलोकसार और तिलोय परिणति वगैरह में पढ़ा है वो 2.5 उद्धार सागर के बराबर लिखा है। तो ये इसको अभी क्वेश्चन मार्क लगा के रखना है इस जगह पे। जब भी अपना समाधान हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ ये मिसप्रिंट, क्योंकि संस्कृत में भी सार्थ तृतीयो ही लिखा है, तब ये क्या है इसकी अपेक्षा वो देखना पड़ेगा। तो मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वो कितने हैं? 2.5 उद्धार सागर। 2.5 उद्धार सागर में पल्ले कितने होंगे? उद्धार पल्ले ही होंगे, उद्धार सागर में पल्ले तो कितने होंगे? एक सागर में कितने पल्ले थे? 10 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों का एक उद्धार सागर था, और यहाँ है 2.5, तो 10 और 10 20, और 2.5 में आधा, आधा यानी 5, तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों के बराबर कहो, या 2.5 उद्धार सागर। अभी अपन 2.5 से ही पढ़ रहे हैं, यद्यपि यहाँ 3.5 लिखा है, लेकिन क्योंकि वो और ग्रंथों में 2.5 ही पढ़ने में आया है आज तक, इसलिए अपन 2.5 मानकर ही पढ़ रहे हैं इसको। तो 2.5 उद्धार यानी वो संख्या भी आप देखिए कि यद्यपि असंख्यात है, लेकिन असंख्यात भी केवल ज्ञान में स्पष्ट वो गिने गए हैं, असंख्यात भी गिने गए हैं, और वो कितने हैं कि 2.5 उद्धार सागर के बराबर, या 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों के बराबर इतने सारे द्वीप और समुद्र मध्य लोक में हैं। आगे वह जम्बू के वृक्ष से उपलक्षित यानी पहचानने में आता है, नहीं एक लाइन रह गई। 3.5 उद्धार सागरोपम लोम के टुकड़ों जितने संख्या द्वीप और समुद्रों के मध्य में जम्बू द्वीप है, यानी इतने सारे द्वीप समुद्र हैं 2.5 उद्धार सागर के बराबर, और उसके बीच में मध्य में जम्बू नाम का द्वीप है, जम्बू द्वीप है, और वह है जम्बू द्वीप जम्बू के वृक्ष, जम्बू कहते हैं जामुन को, जम्बू के वृक्ष से उपलक्षित यानी पहचान में आता है, और मध्य भाग में स्थित मेरू पर्वत सहित गोलाकार 1 लाख योजन के विस्तार वाला है, और वह दुगने विस्तार वाले 2 लाख योजन प्रमाण गोलाकार लवण समुद्र द्वारा बाहर के भाग में वेष्टित घिरा हुआ है। वह लवण समुद्र भी उससे दुगने विस्तार वाले 4 लाख योजन प्रमाण गोलाकार धातकी खंड नामक द्वीप से बाहर के भाग में घिरा हुआ है। वह धातकी खंड द्वीप भी बाह्य भाग में अपने दुगने विस्तार वाले 8 लाख योजन प्रमाण गोलाकार कालोदक समुद्र से घिरा हुआ है। वह कालोदक समुद्र भी बाह्य भाग में अपने दुगने विस्तार वाले 16 लाख योजन प्रमाण गोलाकार पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ है। इस प्रकार दुगना दुगना विस्तार स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र तक जानना। ये ऐसे दुगने दुगने विस्तार वाले, पहले द्वीप से अगले समुद्र का विस्तार दुगना, और अगले समुद्र से उससे अगले द्वीप का विस्तार दुगना। और विस्तार का मतलब क्या है? वन साइड, एक साइड का विस्तार वो दुगना है। एरिया निकाला जाएगा तो एरिया कई गुना अधिक होता है, एरिया तो बहुत ज्यादा होता है। एरिया मतलब टोटल उसका क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल दुगना नहीं है, टोटल क्षेत्रफल तो कई गुना अधिक होता है। यहाँ तो दुगना विस्तार केवल एक साइड में उसका जो फैलाव, व्यास कहें, विस्तार कहें, वो दुगना है। देखिए थोड़ा सा ये पढ़ के फिर अपन समझ लेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही सबका ज्यादातर। इस प्रकार दुगना दुगना विस्तार स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र तक जानना। जिस प्रकार जम्बूद्वीप 1 लाख योजन और लवण समुद्र 2 लाख योजन चौड़ा है, इन दोनों का जोड़ 3 लाख योजन है, उससे 1 लाख योजन अधिक अर्थात 4 लाख योजन धातकी खंड है। उसी प्रकार असंख्य द्वीप समुद्र के विस्तार से 1 लाख योजन अधिक विस्तार स्वयंभू रमण समुद्र का जानना। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
ये जो बात अभी बताई ना, इसमें क्या कह रहे हैं? ये जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन कैसा है ये यहाँ से यहाँ तक ये 1,00,000 योजन का है। और इसको चारों तरफ से घेरे हुए ये लवण समुद्र, ये लवण समुद्र 2,00,000 योजन, यहाँ से यहाँ तक ये लवण समुद्र 2,00,000 योजन का है। ये पूरा का पूरा 2,00,000 योजन नहीं, केवल ये एक दीवार से, इसकी एक बाउंड्री से ये दूसरी बाउंड्री तक, इन दोनों की दूरी वो 2,00,000 योजन है। जैसे जम्बूद्वीप की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की दूरी वो 1,00,000 योजन है, और लवण समुद्र की ये इसको बोलते हैं अभ्यंतर वेदी और इसको बोलते हैं बाह्य वेदी। तो अंदर की दीवार से बाहर की दीवार की दूरी वो 2,00,000 योजन। अब इन दोनों को प्लस करा, 1 + 2 कितना हुआ? 3। तो जितने अभी जो पहले द्वीप समुद्र आए जितने भी, उनका जो भी ये व्यास था, इसको व्यास बोलते हैं डायमीटर, उनका जोड़ किया प्लस, उनका जोड़ किया और उसमें कर दिया 1+। तो ये जो 1+ करा तो वो अगले वाला जो भी द्वीप या समुद्र है उसका व्यास आ जाएगा। फिर से बता रही हूँ, कुछ कठिन नहीं है। हमको ये जम्बूद्वीप और लवण समुद्र, इन दोनों का ये एरिया, ये मतलब विस्तार बता दिया, ये 1,00,000 योजन, ये 2,00,000 योजन। अब हमको धात की खंड कितने का होगा अगर ये निकालना है? ये तो अभी क्या शुरू किया है ना, तो सरल है। अपन को दुगना दुगना करना है तो सरल लग रहा है कि अपन दुगना कर लो, 2 दूनी 4। लेकिन जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो इतना सरल नहीं होता है। जब बस आगे संख्यात में संख्या आ जाती है तो कैसे बता रहे हैं तरीका कि जितने इसके अंदर पहले वाले द्वीप समुद्र थे उन सबका ये विस्तार व्यास वो प्लस कर लो, और वो प्लस करके उसमें +1 कर दो, तो वो इसका एरिया आ जाता है। जैसे कि जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का, लवण समुद्र 2,00,000 योजन का, तो धात की खंड कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 और +1 4, 4,00,000 योजन का है ना धात की खंड। अब इसके बाद कालोदरी समुद्र कितना होगा? तो 2 और 1 3 और 4 7, 7 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8,00,000 योजन, 8,00,000 योजन का है। हमको तो अभी दुगना करना सरल लग रहा है, लेकिन ये आचार्य देव वो वाली पद्धति बताते हैं जो आगे तक काम देती है। ये पद्धति हमको आगे तक काम नहीं दे पाएगी, दुगना दुगना करने वाली। तो ऐसे कह करके जो स्वयंभू रमण समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र के लिए क्या करना है कि जितने असंख्या द्वीप समुद्र हैं सबका ये जो व्यास है वो प्लस करके उसमें 1+ कर दो, तो स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार आ जाएगा। ये बात यहाँ जो लिखी है ना बात, वो ये कह रहे हैं, ये तरीका बता रहे हैं। करना अपने को किसी को नहीं है, लेकिन मतलब उनकी मैथमेटिक्स भी, उनकी गणित भी कितनी थी डीप में, वो देखने की बात है। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही इसका वीडियो भेजिएगा ना यूट्यूब, मतलब हाँ वो डाल इसका देंगे भेज आप लोग। दीजिएगा। एक एक नहीं डलेगा, वो तो नंबर से ही डलते हैं, वो डालती जाती है, देख लेना आप लोग जब डलता रहे। अभी तो डला नहीं है ना? डल गए ना, काफी डल गए, आप लोग चेक कर लिया करिए उसको, उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है। क्या नाम डल है? गए? ज्योति जैन। हाँ वो मैंने प्लेलिस्ट भी भेजी थी, लिंक भी भेजी, आप सर्च कर लीजिएगा। मैं और आज भेज दूंगी वापस। एक बार भेज दीजिए। बोलिए। ये उद्धार सागरोपम क्या, ये मेरी समझ में नहीं आया। उद्धार सागरोपम समझ में नहीं आया? नहीं, आपने बीच में ज्वाइन किए कि क्लास आज? नहीं शुरू से थे? शुरू से भी, पर जब ये समझाना जरा सा, जब नहीं 1 मिनट को इधर उधर हो गई। देखिए बताते हैं। देखिए पहले ये क्या बता रहे हैं, ये वाली बात पूरी कर लें। इसमें कुछ ही नहीं है, वो जो अपन ने पढ़ा हुआ है वही चीज है कि जो असंख्या द्वीप समुद्र है वो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, लेकिन वो विस्तार निकालने का तरीका, हम तो दुगना दुगना करते हैं, वो तरीका है ही। और ये दूसरा तरीका बता रहे हैं कि जिस भी द्वीप या समुद्र का हमको विस्तार जानना है, उसके पहले के अंदर के जितने भी द्वीप समुद्र हैं उन सब का विस्तार को प्लस करके उसमें +1 कर दो, तो वो इसका विस्तार आ जाता है। जैसे इसके अगला वाला है अब
क्या आया ये, लवण समुद्र, दात्रिकण, कालगोदरी समुद्र, अभी पुष्कर, पुष्करवर द्वीप है। तो इन सबको प्लस करेंगे, 8000, 12 और 3 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो इसका विस्तार कितना आएगा, 16 लाख योजन है। तो वो वही तरीका है, बस वो एक दूसरा तरीका इसमें यहाँ पर निकालने का बताया है। देखिए उद्धार सागर क्या है, 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बनाया। 1 योजन का मतलब है 2000 कोस, और 1 कोस है अपने 3 किलोमीटर का, लगभग 3 किलोमीटर का 1 कोस, और 2000 योजन, 2000 कोस है ना, सॉरी योजन नहीं, 2000 कोस, तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6000 किलोमीटर का गहरा नीचे, और इतना ही उसकी चौड़ाई और उतना गोलाकार ऐसा गड्ढा किया, और उसको रोम यानी बालों से भरना है। किसके बालों से भरना है, मेढ़ा एक जानवर होता है और उसके सॉफ्ट बाल होते हैं, और वो भी जो तत्काल का जैसे अपने बाल हार्ड हो जाते हैं बड़े हो गए तो, और अपने भी जो बच्चे अभी 1-2 दिन के हैं, 1-2 महीने के हैं, उनके ऐसे सॉफ्ट होते हैं थोड़े बाल, तो वो कोमल होते हैं। तो उत्तम भूमि का मेढ़ा जो 7 दिन का है, 1 से 7 दिन का है, उसके बाल, और उसके बाल को इस तरह से मतलब इतने छोटा टुकड़ा उसका लेना है कि अब दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, ऐसे टुकड़ों से उसको खड्डे को भरना है, और ठसाठस कि चक्रवर्ती की सेना भी चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा ठसाठस भरा। अब हर 100 साल बाद में वो एक बाल निकालना है, तो जितने समय में वो खड्डा खाली हो जाएगा वो काल कहलाता है एक व्यवहार पल्य, वो टाइम पीरियड कहलाता है एक व्यवहार पल्य। अब इस व्यवहार पल्य में और असंख्यात का गुणा किया, यानी इसी को असंख्यात बार किया इस काम को, तो वो कहलाता है एक उद्धार पल्य। और उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना बढ़ा, यानी उद्धार पल्ले में जितना टाइम लगा उससे असंख्यात गुना ज्यादा टाइम जिसमें लगता है वो कहलाता है एक अद्धा पल्ले। यानी व्यवहार पल्ले सबसे छोटा हुआ, उद्धार पल्ले बीच का, और अद्धा पल्ले सबसे बड़ा, ये पल्ले हुआ। अब इन पल्लों से ही सागर निकाला जाता है। तो व्यवहार पल्ले जितना बड़ा है उस व्यवहार पल्ले से में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा किया, यानी 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लों का एक व्यवहार सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लों का एक व्यवहार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का एक उद्धार सागर, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक अद्धा सागर। ये काल की गणना किस तरह से काल को नापा जाता है, यानी असंख्यात वर्ष हैं पल्ले में भी सागर में भी, लेकिन उस असंख्यात की भी हमको थोड़ी सी फीलिंग आए उसके लिए ये, इसीलिए इसका नाम है, अकेला सागर नहीं है। वहां क्या दिया है, सागरोपम सत्वानाम परास्थिति, सागरोपम है, पल्योपम है। पूरा शब्द क्या है एक्चुअल में, पल्ले शब्द नहीं है, पल्योपम, सागरोपम मतलब पल्ले की उपमा। पल्ले ऐसा खड्डा कहीं बनेगा और ऐसे बाल मिलेंगे और भरेंगे, ये उपमा दी गई है। ऐसे ही सागर की उपमा दी गई है कि ये पल्ले से भी 10 कोड़ा कोड़ी गुना बड़ा है। तो वो चीज इतना बड़ा, दुनिया में ऐसा कोई सागर तो बनाना वाला नहीं है अपन, लेकिन ऐसे सागर की, जैसे सागर में से बूंद बूंद निकालते जाओ कब खाली होगा, लवण समुद्र में से एक एक बूंद निकालते जाएं कब खाली हो जाएगा, ऐसा लगता है ना। तो ऐसे सागर की उपमा दी गई है, तो उसका नाम है सागरोपम और पल्योपम। तो ये उपमा मान, ये गणित के भेद हैं, उसकी तरह से ये बात बताई गई है। तो इस तरह से ये मध्य लोक में कितने द्वीप समुद्र हैं कि 2.5 उद्धार सागर कहो अथवा 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य कहो, एक ही बात है। सागर में कहेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, जैसे अपन ऐसे बोलो 2500 बोलो या 2500 बोलो,
एक ही बात है ना। 2500 रुपए बोले या 2500 रुपए बोले तो उसको 1000 में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, और ऐसे अपन ने 2500 100 में ही रखे। तो पल्ले में रखेंगे तो वो अभी खुले हुए हैं 2500 जैसे, तो हमने बोल दिए 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले, और उसको शॉर्ट किया तो जैसे 1000 में कन्वर्ट किया तो वैसे उसको शॉर्ट करके बोला 2.5 उद्धार सागर। बात एक ही है, 2.5 उद्धार सागर, सागर बड़ा है तो वो 2.5 में आ गया, और पल्ले उससे छोटा है तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले। इसके बराबर असंख्यात द्वीप समुद्र मध्य लोक में है, और सबसे पहले जम्बू नाम का द्वीप है, और उस जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र, फिर लवण समुद्र को घेरे हुए धातकी खंड द्वीप, धातकी खंड को घेरे हुए कालोदरी समुद्र, फिर पुष्करवड़ द्वीप, फिर पुष्करवड़ समुद्र, फिर घृतवर्ग द्वीप, घृतवर्ग समुद्र। इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र दुगने दुगने विस्तार वाले यहाँ दिए गए हैं। अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में प्रारंभिक 13 द्वीपों और समुद्रों के नाम और अंतिम 13 द्वीपों और समुद्रों के नाम अपने जो तत्वार्थ सूत्र वाली पुस्तक है उसमें दिए गए हैं, वहां से आप लोग देखना पढ़ना। और अपन यहाँ इतना ही लेते हैं अभी, फिर आगे की चर्चा कल करेंगे। किसी को प्रश्न है तो बोलिए। अभी यही पूरा करते हैं। जय श्री। थोड़ा जल्दी कर लें क्या टाइम? 10 मिनट, 1:30 से 2:15 कर लें, और फिर 2:15 से 3 वो पूरी कर लें, तो फिर उधर थोड़ा सा बच जाएगा अपने पास टाइम उन क्लासेस के लिए। कल 1:30 बजे से कर लें, 1:30 से 2:15। ठीक, जय श्री।